तो फिर आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले अपने रिवीजन कर लेंगे जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, है ना। रिवीजन जो है हम लोगों ने जो कल पढ़ा था वो था प्रोसेस ऑफ वोल्केनो, मतलब ज्वालामुखी की प्रक्रिया। ज्वालामुखी पढ़ते टाइम हम लोगों ने देखा था कि ज्वालामुखी का अर्थ क्या होता है। ज्वालामुखी का अर्थ क्या होता है ना। ज्वालामुखी का अर्थ और ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। इसके अलावा ज्वालामुखी के कारक कौन से हैं, वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ज्वालामुखी आता है। इसके अतिरिक्त हमने देखा था कि विश्व की वो कौन सी पेटियां हैं जहां पर ज्वालामुखी आते हैं, मतलब विश्व में वितरण क्या है इसका। विश्व में वितरण, ठीक। हमने इसके अर्थ में देखा था कि जो ज्वालामुखी है उसका तात्पर्य है कि पृथ्वी की सतह पर, ऊपरी सतह पर स्थित दरार और वे दरार या भ्रंश जिनके माध्यम से पृथ्वी के अंदर स्थित मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है। ठीक है, मतलब ये है ना, मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए कोई माउंटेन है या फिर ऐसे ही पृथ्वी का धरातल मान लीजिए उबड़ खाबड़ है ही, आपको पता है। तो मान लीजिए यहां पर कोई दरार रहा या भ्रंश है। हम लोग देखेंगे आगे कि दरार भ्रंश कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ये देखिए यहां पे मान लीजिए कोई दरार है और यहां पर ज्वालामुखी क्रिया हो रही है, ठीक है। और ये ज्वालामुखी क्रिया, ये लावा है, ये मैग्मा है जो पृथ्वी के धरातल के अंदर स्थित है और ये दरार के माध्यम से ऊपर उद्गार होता है और इस उद्गार को ही ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी जो है उससे यहां पर जो पदार्थ निकल रहा है, ये पदार्थ ठोस, द्रव और गैस, तीनों ही पदार्थ निकलते हैं इसमें से। तो ठोस, द्रव और गैस में से सबसे ज्यादा जो निकलती है, मतलब कि पदार्थ होता है वो है गैस, है ना। लगभग 75% जो पदार्थ निकलता है वो गैस के रूप में होता है, गैस के रूप में। फिर भी अगर हम इसमें देखें कि सबसे ज्यादा गैस की मात्रा कौन से गैस की होती है ना, तो वह है जलवाष्प। जब भी कहीं से ज्वालामुखी उद्गार होगा तो वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में जलवाष्प निकलेगा, गैसेस में जलवाष्प निकलेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी, लगभग 60% से ज्यादा जो है वो जलवाष्प होता है, जलवाष्प होता है, ठीक। 60% से ज्यादा जलवाष्प की मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह से और भी कई गैसें हैं जो सेकेंडरी तौर पर इसमें से निकलती हैं। लेकिन मुख्य रूप से कौन सी गैस है, जलवाष्प। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है, तो वो है जलवाष्प, है ना। अब चूंकि आप ये सोच रहे हो कि जलवाष्प कोई गैस है क्या, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो देखिए वो क्या है ना कि गैसीय फॉर्म में होता है ना, इसलिए उसको गैस में ही जोड़ते हैं। इसके अलावा कौन सी गैसेस में नहीं बताई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया आदि, है ना, एक्सेट्रा। बहुत सारी गैसेस हैं इसमें, कैसे निकलती हैं। अब बात आती है कि ये कितने प्रकार का होता है ना, ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। तो ज्वालामुखी का लावा, अगर हम लावा के आधार पर डिवाइड करें ना, तो ये दो प्रकार का होता है। एक अम्लीय होता है और एक क्षारीय, है ना, अम्लीय और क्षारीय। ये लावा है जो धरातल के नीचे स्थित है और ये
इस दरार के माध्यम से ऊपर इसका उद्गार होता है ना। ये देखिए उद्गार हो रहा है। तो हमने बात किया कि लावा के आधार पर, लावा कह रहे हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लावा के आधार पर अगर देखें तो लावा जो है दो तरह का हो सकता है, एक तो अम्लीय हो सकता है और दूसरा क्षारीय हो सकता है। जो अम्लीय लावा है उससे, और दूसरा जो क्षारीय लावा है, उन दोनों से अलग अलग प्रकार के ज्वालामुखी निकलते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होता है। जैसे कि जो अम्लीय लावा होता है ना, इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है ना, ज्यादा होगी, याद रखिए। और वहीं पर जैसे निकेल है या फेरस है, इनकी मात्रा काफी कम होगी, ठीक है। ये देखिए इसकी मात्रा कम होगी। यहां पर जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका, यहां पर निकेल और फेरस जो है इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, जबकि जो सिलिका है उसकी मात्रा कम होती है, ठीक है, उसकी मात्रा कम होती है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट अगर देखें तो इसकी ये गाढ़ा अधिक होगा, है ना, गाढ़ा अधिक होगा, गाढ़ा अधिक होगा, है ना, इसकी सयांता अधिक होगी, ठीक है। और ये कम गाढ़ा या कम गाढ़ा हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, कम गाढ़ा होगा, है ना, कम गाढ़ा होगा। इसका जो प्रवाह है क्षेत्रीय होगा, है ना, प्रवाह इसका क्षेत्रीय होगा। इसका प्रवाह क्षेत्रीय ना होकर हो सकता है काफी विस्तारित मात्रा में हो, विस्तार हो इसका, है ना, विस्तार क्षेत्र में हो। अब देखिए इसका जो उद्गार है ना, इसका उद्गार बहुत ही विस्फोटक तरीके से होगा, विस्फोटक रूप से होगा इसका अम्लीय लावा का। और वहीं देखेंगे तो इसका जो उद्गार है शांतिपूर्ण तरीके से होगा, शांतिपूर्ण ढंग से होगा, ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से। अब इन सब में सबसे मुख्य बात क्या है? सबसे मुख्य बात यह है कि अम्लीय लावा में, मैं यहां अम्लीय लावा से जो उद्गार होगा वो विस्फोटक होगा, और विस्फोटक होने के साथ साथ ये गाढ़ा अधिक होगा, प्रवाह इसका क्षेत्रीय होगा। इसका मतलब, और इसके साथ ही विस्फोटक होगा, तो इसका तात्पर्य यह है कि जो लावा है वो बहुत दूर तक नहीं फैल पाएगा और इससे पहाड़ों या पर्वतों का निर्माण होगा। तो पूछा जाता है कि किस लावा से, किस प्रकार के ज्वालामुखी से पर्वतों का निर्माण होता है? तो क्या है? अम्लीय लावा से पर्वतों का निर्माण होगा, पर्वतों का निर्माण होगा। बल्कि जो क्षारीय लावा है इससे पठारों का निर्माण होता है, इससे पठारों का निर्माण होता है। क्लियर है? ये अम्लीय लावा और क्षारीय लावा में जो मुख्य अंतर है वो 4-5 यही है, ठीक है। इसके अलावा इनके रंगों में कुछ बदलाव होता है ना, रंगों में बदलाव होगा। अच्छा ये भी है कि जो अभी तक का सबसे भयानक जो विस्फोटक लावा वो ज्वालामुखी देखा गया है वो 1883 का क्राकाटोआ ज्वालामुखी था, इंडोनेशिया में पड़ता है। वहां पर लगभग 40 मीटर ऊंची सुनामी भी आई थी। आज हम देखेंगे कि सुनामी कैसे आती है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से सुनामी आती है। क्या सुनामी आती रहती है या फिर यदा कदा ही आती है ना, ये भी बात है। और वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा सुनामी आती है। एक बात और, सुनामी और चक्रवात ये दो अलग अलग चीजें हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये देखा था कि ज्वालामुखी की वजह से क्राकाटोआ में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, उद्गार हुआ था 1883 में, उसकी वजह वो बहुत ही भयानक था। और वो चूंकि सागर में ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ था, उद्गार हुआ था, इस वजह से जो सुनामी है वो भी आई थी, ठीक है।
लहरों में डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, और जब लहरों में डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ तो उसकी वजह से तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई थी, है ना, बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न हुई थी। तो वो रहा पीलियन। आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो पीलियन प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं उनमें कुछ ज्यादा ही विस्फोटक तरीके से ज्वालामुखी क्रिया होती है ना, पीलियन प्रकार के। ये हमने देखा इसके प्रकार। अब इसका कारक क्या है, वे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना। मैंने यहां इस जो कारण है ज्वालामुखी का, उसकी सबसे वैज्ञानिक व्याख्या प्लेट विवर्तन के सिद्धांत द्वारा की जा सकती है। हमने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था कि जब प्लेटों का अपसरण होगा, है ना, अपसरण होगा, दूर की ओर विस्थापित होंगे, तो वहां पर जो दरार और भ्रंश का निर्माण होगा, जिसकी वजह से ज्वालामुखी क्रिया होगी। अभिसारी सीमांतों पर भी ज्वालामुखी क्रिया होती है। कैसे? जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और उसके फलस्वरूप एक प्लेट जो है, अधिक घनत्व वाली प्लेट जब नीचे प्रवेश करती है और अगर परत पतली है तो वहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना रहती है ना। ये अभिसारी सीमांत है। अभिसारी सीमांत ये इसके कुछ मुख्य कारक हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जैसे कि कहीं प्लेटों के बीच में दरार है ना, जैसे मान लीजिए चलिए हम इससे ही देख लेते हैं। यहां पर देखिए, देखिए नर्मदा रिफ्ट है ना, नर्मदा घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, है ना। तो ये यहाँ पे रिफ्ट बन रही है। वैसे तो ये बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मैं दूसरा देखता हूँ, इसको ही देख लेते हैं, यहां से एक्सप्लेन कर लेंगे। देखिए ज्वालामुखी सिर्फ प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पर आधारित जो सीमांत हैं उन्हीं क्षेत्रों में ना करके, बल्कि कुछ प्लेटों के बीच में भी अगर दरार या भ्रंश जैसे स्थान हैं तो वहां से भी ज्वालामुखी उद्गार होगा। ये तो परिभाषा में ही है ना। तो दरार और भ्रंश ये प्लेटों के बीच में स्थित हो सकते हैं। अब आपको पता है कि जो इंडियन प्लेट है ना, हमने क्या बात किया था, भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट का हिस्सा न सिर्फ भारत का यह क्षेत्र पूरा का पूरा, बल्कि ये इसके इंडियन ओशियन का पूरा भाग भारतीय प्लेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये तो सीमांती क्षेत्र हुआ, ठीक है, प्लेट का, ये तो नहीं है। ओके, है ना। यहां पर देखिए हमने क्या बात किया था, ये तो भारतीय प्लेट का हिस्सा है लगभग, ये तो नहीं है। यहां से भी थोड़ा सा है ना। ये देखिए ये जो हिस्सा है वो भारतीय प्लेट का सीमांती क्षेत्र है, और यहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं होना स्वाभाविक है ना, होगी ही क्या ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया। बट क्या इस प्लेटों के यहां पर जो भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा है, जो प्लेटों के मध्य में स्थित है, क्या वहां पर भी ज्वालामुखी आ सकता है?
तो हाँ आ सकता है। कैसे? अगर इस प्लेटों के बीच में कटाव है, दरार है ना, या भ्रंश स्थित है, तो यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया संपन्न हो सकती है ना, हुई भी है। तो यहाँ पर क्या है, नर्मदा फॉल्ट है ना, राप्ती फॉल्ट है। ये फॉल्ट जो है वो ज्वालामुखी क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अभी इसमें ज्वालामुखी क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन होने की संभावना भी है ना, होने की संभावना भी है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने देखा। ये है तो ये देखिए, ये है कारक किसके, है ना। तो हमने किन किन कारकों के किसकी बात की? कारक क्या है? दो कारकों की बात की थी, एक तो विवर्तनिकी। अब मैं कभी भी विवर्तनिकी बोलूंगा ना, तो आपको दो तो समझ लेना चाहिए, अपसारी और अभिसारी। अभिसारी और अपसारी सीमांत, ठीक है, ये दोनों आपको हमेशा समझना है। और इसके अलावा अंतः प्लेट ज्वालामुखी, ठीक है। और ये इसका मतलब हुआ कि दरार भ्रंश के माध्यम से ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होगी। ठीक है, ये इसके फैक्टर हैं। अब विश्व में ज्वालामुखी की कुछ सुनिश्चित पेटियां हैं जहां पर ही भूकंप आता है ना, ज्वालामुखी आएगा। वे कौन सी सुनिश्चित पेटियां हैं? वे पेटियां हैं, हेलो, हाँ सर, तो हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, फैक्टर्स की, है ना। तो वे कौन से फैक्टर या कारण हैं, कारण कह रहा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन पर, है ना, वितरण कहां पर है,
तो वितरण जो है वो ज्वालामुखी का विश्व की कुछ सुनिश्चित पेटियां हैं जहां पर भूकंप आता है, वो सॉरी ज्वालामुखी आता है। क्लियर है ना? तो कुछ सुनिश्चित पेटियां हैं जहां पर ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है, और वो कौन से हैं? फर्स्ट हमने डिस्कस किया था परिप्रशांत पेटी। परिप्रशांत पेटी, यहां पर रिंग ऑफ फायर बनता है ना? रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय, अग्निवलय है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप है ना? वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये कुछ एरिया है परिप्रशांत पेटी का, है ना? ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है। इसके चारों ओर देखिए तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये यूरेशिया है ना? ये यूरेशिया का पार्ट है। ये देखिए तो ये प्लेट जो है चारों ओर से, ये प्लेट इस तरफ को मूव कर रही है, ठीक है, ये इधर को, ठीक। इधर का कुछ हिस्सा जो छोटी छोटी टुकड़े हैं वो इस तरफ को विस्थापित हो रहा है, और यूरेशिया का कुछ हिस्सा इस तरफ को मूव कर रहा है। अब देखिए तो इसके चारों ओर, यहां पर इसके चारों ओर देखिए तो एक गोले आकार का लगभग यहां पर पेटी, एक बेल्ट बन रहा है, और इस बेल्ट पर रेड कलर में जो भी बनाया गया है ये परिप्रशांत पेटी है ना? परिप्रशांत पेटी है। इसके चारों ओर चूंकि यहां पर मैंने क्या बताया, अब अभिसारी सीमांत बन रहा है, अभिसारी सीमांत बन रहा है, अभिसारी सीमांत बन रहा है, ठीक। तो अभिसारी सीमांत में क्या है, दो प्लेटों का टकराव हो रहा है, और टकराव होने के फलस्वरूप वहां पे ज्वालामुखी क्रिया संपन्न हो रही है ना? प्लेट काफी पतली है तो जो ज्वालामुखी का लावा है ना वो धरातल पर आ जा रहा है। तो देखिए एक रिंग की तरीके से बन रहा है ना, एक रिंग की तरीके से अंगूठी के आकार का बन रहा है, वलय आकार का बन रहा है, तो इसको इसलिए रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर ऑफ पैसिफिक ओशियन। पूछा गया प्रश्न है यूपीएससी में, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो अग्निवलय है वो परिप्रशांत पेटी में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है, अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर। देखिए इसी आकार का बना है इसके चारों ओर, है ना? ये हो गया एक पेटी, ये हो गई फर्स्ट बेल्ट, क्या है, परिप्रशांत पेटी में है। फिर देखिए हमने दूसरा बात किया था कि जो हमने बात किया था कहां पे, वितरण का, जो वितरण है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी है ना? महाद्वीपीय पेटी, महाद्वीपों के बीच में एक पेटी स्थित है जहां पर ज्वालामुखी क्रिया संपन्न हो रही है। यहां पर देखिए एक लाइन जा रही है, ये देखिए, है ना? ये देखिए यहां पर देखिए जो मैंने लाइन खींची है, इस लाइन में देखिए तो जिब्राल्टर स्ट्रेट स्पेन के आसपास है, स्पेन के पास है, और यहां से स्टार्ट होकर के ये भूमध्य सागर होते हुए पूर्वी अफ्रीका, है ना, और फिर उसके बाद इराक, ईरान से होते हुए ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपरी हिस्से में, ये देखिए हिमालय हिस्से से होकर के, हिमालय के सीमांतीय क्षेत्रों से होकर के ये अंडमान निकोबार, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया होकर जो है ये पापुआ न्यू गिनी के पास में परिप्रशांत पेटी से मिल रही है। ये देखिए ये परिप्रशांत पेटी हुई और इस परिप्रशांत पेटी से यहां पर जाकर मिल रही है, ठीक है। तो ये रहा मध्य महाद्वीपीय पेटी, यहां पर ये अफ्रीकी प्लेट है, अफ्रीकी है, अफ्रीकी प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट का मूवमेंट नॉर्थ की ओर हो रहा है, जबकि ये यूरेशियाई प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट का जो विस्थापन है वो ड्रिफ्ट है, वो साउथ की ओर हो रहा है। तो ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही हैं,
और सेम चीज यहाँ पर ये इंडियन प्लेट है और इंडियन प्लेट नॉर्थ की ओर मूव कर रही है और यहाँ पर यूरेशियाई प्लेट साउथ की ओर, तो फिर क्या है, यहाँ पर प्लेटों का अभिसरण हो रहा है और यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया संपन्न हो रही है। क्लियर है? तो दो पेटियां हो गई। अब तीसरी पेटी, है ना, तीसरी पेटी की अगर हम बात करें, वह कौन सा बेल्ट है जहां पे ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो कहां पर, मध्य महासागरीय कटक पेटी, है ना, कटक पेटी। कटक को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। कटक क्या होते हैं? कटक वे स्थान हैं, वे नए भूखंड हैं जहां जो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप संपन्न हो रहे हैं। मतलब महासागरों के बीच में कुछ दरार हैं, दरार बने हैं और उन दरारों के माध्यम से मैग्मा ऊपर की ओर, धरातल की ओर निकल रहा है। इससे जो नए भूखंडों का निर्माण हो रहा है उन्हें कटक कहा जाता है। और ये जो कटक हैं, यहीं पर चूंकि ज्वालामुखी के फलस्वरूप ये बनते हैं, है ना, इसलिए ये एक ज्वालामुखी की पेटी हो जाती है। ये ज्वालामुखी की जो पेटी है वो अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में और इसके अलावा प्रशांत महासागर में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर तीनों में देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर कटक की कुछ पेटियां हैं जहां पर ज्वालामुखी आती है। क्लियर है? अब आइए कुछ ज्वालामुखी के नाम भी देख लेते हैं। कुछ लावा निर्मित पठार हैं, है ना, विश्व में कुछ लावा निर्मित पठार हैं। वर्ल्ड मैप में हम देखते हैं आइए इसी माध्यम से समझते हैं। मैप से जब भी ज्योग्राफी का कुछ भी याद करना हो ना, कोई फैक्ट, तो उसको ज्योग्राफी में एक मैप बनाइए, है ना, एक मैप लेकर आइए, उस पर ड्रॉ करिए और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ऐसे ही आईआर भी याद किया जाता है ना। आईआर का जो करंट अफेयर है ना, वो कैसे याद करते हैं? आईआर का करंट अफेयर आपको मैप लेना है और मैप पे करंट अफेयर लिख देना है। करंट अफेयर का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अभी कोई मीटिंग हुई, है ना, COP 21 हुआ या COP 24 हुआ, तो वो COP 24 कहां पर हुआ? ये प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए नहीं है मैप में कि आईआर मैप से पढ़ रहे हैं आप। लेकिन आपको इंटरलिंक करने के लिए, है ना, याद करने के लिए मैपिंग की जरूरत पड़ सकती है आईआर में, तो वहां भी यूज करिएगा। ठीक है, जैसे कि COP 24 कहां पर हुआ, जहां पर भी, है ना, हुआ, तो उसको आप अपने रूम में जो मैप है ना उसमें लगाइए और मैप में लिख दीजिए कि हाँ यहाँ पर COP 24 हुआ। या फिर आप छोटा वाला मैप लेकर आ सकते हैं और आईआर का एक करंट अफेयर बना करके उसमें लिख सकते हैं, एक पेज में चिपकाइए एक छोटा वाला मैप कि ये रहा COP 24 यहाँ पर हुआ था मीटिंग। या फिर मान लीजिए कोई समिट हुई, तो वो समिट कहां पर हुई? ब्रिक्स की समिट हो रही है ना, आसियान की हो रही है, या फिर किसी और भी तरह की समिट है जो याद करने लायक है प्रीलिम्स में, वो सब आप ऐसे मैपिंग के थ्रू बना सकते हैं, है ना। देखिए हम क्या बात करने जा रहे हैं कि लावा निर्मित पठार। लावा निर्मित पठार का मतलब जो है, देखिए आइसलैंड, है ना, आइसलैंड में यहां पर इस एरिया में, कहां पे, इसमें तो आप लोगों को शायद बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं दूसरा कोई मैप देखता हूं, है ना।
क्योंकि रोशनी का कोई फर्क नहीं दिखा, उनसे कुछ काला था। मैं तो देखा चलिए कोई बात नहीं, इसी से हम काम चला लेते हैं अभी, है ना। देखिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ऐसे ही आप लिखिएगा, एक इमेज बना करके या ज्योग्राफी का एक वर्ल्ड मैप ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें बनाइएगा कि आइसलैंड, है ना, मैं लिखता जा रहा हूं, आइसलैंड में जो है लॉकी पठार है ना, लॉकी पठार है जो लावा निर्मित है, ठीक है। आयरलैंड, आयरलैंड में क्या है, एंट्रीज पठार है, एंट्रीज पठार है ना। अब यहाँ पर देखिए जो नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्र है ना, नॉर्थ अमेरिका लैटिन अमेरिका के क्षेत्र है, यहाँ पर आपको कोलंबिया पठार, कोलंबिया पठार हो जाएगा, है ना। ब्राजील और अर्जेंटीना के पास में, ब्राजील और अर्जेंटीना के पास में आपको पराना पठार मिल जाएगा, पराना पठार, है ना। वही अर्जेंटीना में, है ना, अर्जेंटीना में पेंटागोनिया, पेंटागोनिया पठार मिल जाएगा, ठीक। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर साउथ अमेरिका अफ्रीका है, अफ्रीका के सबसे लास्ट में जो कंट्री है उसे साउथ अफ्रीका बोलते हैं, है ना। यहाँ पर ड्रैगन्सबर्ग, ड्रैगन्सबर्ग हो जाएगा, है ना। ये बहुत फेमस, मतलब बहुत फेमस, ये ड्रैगन्सबर्ग ऑस्ट्रेलिया में फेमस ज्वालामुखी हैं, किम्बरले, किम्बरले जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ना। इसके अलावा भारत में आप जानते ही हैं दक्कन का पठार है, दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार। पूर्वी अफ्रीका में देखा जाए तो पूर्वी अफ्रीका में पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीकी ज्वालामुखी है या पठार है, पठार। मंगोलिया में मंगोलियाई पठार, मंगोलियाई पठार, है ना। ऐसे ड्रॉ करते बन जाइएगा, ठीक है। अभी हम लोग आज अपना टॉपिक भी लिखेंगे, जो भी कल भी छूटा था उसको भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये है, ये लावा निर्मित कुछ पठार हैं जिनको हमने देखा। अब जो ये ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है, ज्वालामुखी का प्रकार जो है वो उद्गार के आधार पर देखें, है ना। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी ज्वालामुखी तो तीन प्रकार का होता है,
फर्स्ट सक्रिय, दूसरा सुषुप्त, और तीसरा मृत ज्वालामुखी। ठीक है, मृत ज्वालामुखी ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होंगे जिनसे लगातार जो उद्गार हो रहा होगा, है ना, लगातार जो उद्गार हो रहा है, जैसे कि एटना, या माउंट एटना भी बोलते हैं इसको। और ये लगभग पिछले 2500 वर्षों से सक्रिय है, पिछले 2500 वर्षों से यह सक्रिय है। ठीक है, 2500 वर्षों से। कहां पर है एटना? इटली में है। एटना इटली में पड़ता है, माउंट एटना इटली में है ये। ठीक है, इटली में पड़ता है। ठीक है, तो लगभग 2500 वर्षों सक्रिय है। इसके अलावा हमने कल बताया था आपको कि स्ट्राम्बली है, स्ट्राम्बली, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं, है ना। यहां पर लिख लेते हैं इसके बारे में, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं, क्योंकि ये निरंतर सक्रिय है ना, ये सक्रिय है। और ये कहां पे है? सिसिली द्वीप, इटली, सिसिली द्वीप के द्वीप पर है, इटली में पड़ता है। और ये वैसे एटना जो है वो लिपाटी द्वीप पर है। ठीक है, लिपाटी द्वीप कहां पर है? इटली का हिस्सा है, इटली का हिस्सा है। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या है? ऐसे ज्वालामुखी जो अभी शांत अवस्था में हैं, जिनमें पहले तो उद्गार हो चुका है, आगे होने की भी संभावना है, उन्हें सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाएगा। इसमें जैसे कि विसुवियस भी कहां पर है? इटली में है। विसुवियस है ना, कहां पर है? इटली में है। फ्यूजियामा है ना, फ्यूजियामा भी सुषुप्त अवस्था में है और इसमें भी उद्गार होने की संभावना है। क्राकाटोआ है ना, क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी था उसको पहले मृत घोषित कर दिया गया था। ठीक है, उसमें बोला गया कि मृत ज्वालामुखी, पहले देख लेते हैं। मृत ज्वालामुखी जो है ना, ऐसा है जिसमें पहले उद्गार हुआ है लेकिन आगे संभावना अब नहीं है, है ना। पहले तो उद्गार हुआ है लेकिन अब उसमें संभावना नहीं है, अब कभी उद्गार नहीं होगा। लेकिन ये अनिश्चित होता है, ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं वो सटीक अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन चूंकि ये प्राकृतिक कारक हैं, है ना, बहुत ना, तो हमें पृथ्वी, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जियोमॉर्फोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है। बहुत कम जानकारी होने की वजह से सब कुछ अनिश्चित है, बहुत चीजें अनिश्चित हैं। जितना कि हम अभी दूसरे ग्रहों के बारे में जानते हैं ना, उतना हम पृथ्वी के बारे में ही नहीं जानते। पृथ्वी के अंदर कौन सी संरचना कैसी किस अवस्था में है, ये पूर्णतः सटीकता से अभी हमें नहीं पता, और इसमें बहुत सारा समय लगेगा अभी, है ना, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी अच्छी ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं है, या अभी इतना रिसर्च नहीं हो पाया है कि हम लोग इसके बारे में और अच्छी जानकारी रख सकें, है ना। तो बोला गया कि क्राकाटोआ जो है वो ज्वालामुखी मृत घोषित कर दिया, है ना, ज्वालामुखी, उस ज्वालामुखी को मृत घोषित कर दिया गया। कहा गया कि अब इसमें कभी भी ज्वालामुखी होने की संभावना नहीं है,
पहले तो हुआ था लेकिन बहुत समय पहले हुआ था, है ना। 2 ही 3 दिन बीता था, एक साइंटिस्ट थे वो वहां पर रिसर्च करने गए और रिसर्च करने ही गए कि जिस दिन घोषित हुआ उसके दूसरे तीसरे दिन वहां पे विस्फोट हो गया। और ऐसा विस्फोट हुआ कि आज तक उससे बड़ा विस्फोट कहीं किसी ज्वालामुखी में हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये 1883 का क्राकाटोआ ज्वालामुखी था। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से मृत घोषित कर दिया है। अगर हम उनके उदाहरण देखें, उदाहरण देखेंगे तो माउंट कीनिया, माउंट कीनिया, ये सब ज्वालामुखी के नाम है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। माउंट कीनिया, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, है ना, ये भी अफ्रीका में ही पड़ता है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में पड़ता है। तो ये सब मृत ज्वालामुखी हैं, इनमें संभावना नहीं है ना, फिर भी मैं अनिश्चितता के आधार पर भी छोड़ रहा हूं। जब भी आपको कभी उत्तर लिखना होगा तो इसे ऐसे ही सब बताइएगा कि इसमें संभावना नहीं है। क्लियर? तो ये है ज्वालामुखी जो हम लोगों ने देखा। अब ज्वालामुखी में ये भी देखें कि दरार और भ्रंश के माध्यम से भी ज्वालामुखी क्रिया हो रही है ना। जैसे कि हवाई द्वीप, हवाई द्वीप कहां पर है? यूएसए में, है ना। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वहां पर एक श्रृंखला बनी हुई है ज्वालामुखी की, क्योंकि प्लेट जो है वो पश्चिम की ओर मूव करती जा रही है और प्लेट पतली होने के कारण वो ज्वालामुखी क्रिया लगातार, ज्वालामुखी लावा जो है वो लगातार पृथ्वी के धरातल पर आता जा रहा है और वहां पर ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है। क्लियर है? ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है। अब आइए हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जो है सुनामी। सुनामी, सुनामी की स्पेलिंग थोड़ा सा ट्रिकी है ना। सुनामी, टी साइलेंट हो जाता है इसमें, है ना। ये जो सुनामी है इसके बारे में 2-3 चीजें हमें देखनी है, जैसे कि इसका अर्थ क्या है ना, या इसका तात्पर्य क्या है। इसके अलावा फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो सुनामी आती है, और इसका विश्व में वितरण क्या है, विश्व में वितरण, विश्व में वितरण कहां पर है ना, विश्व में वितरण। तो आइए देखते हैं, जो सुनामी है वो एक जापानी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। ये 2 शब्दों से 2 अक्षरों से मिलकर बना है ना। 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला सु, है ना, और दूसरा नामीज। ठीक है, ये इसका मतलब होता है हार्बर, और इसका मतलब है वेव्स, मतलब पोताश्रय। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पोताश्रय, और इसे तरंग, तरंग। इसका मतलब हुआ कि देखेंगे तो पोताश्रय तरंग बोला जाता है, पोताश्रय तरंग बोला जाएगा इसको। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो सुनामी है वो एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंग। ये तरंगे, ये दीर्घ सागरीय तरंगे होती हैं, है ना। हम लोग थोड़ा सा विजुलाइज भी करते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे तो आप जब भी सुनामी का ख्याल आता होगा आपके मन में, तो आप उसको अक्सर बड़ी बड़ी तरंगों के रूप में समझते हैं, है ना। बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, और जो
2004 में समझने योग्य रहे होंगे ना, वो 2004 की सुनामी के बारे में भी समझे होंगे, देखे होंगे कि कितनी बड़ी आपदा आई थी, है ना। भारत में लगभग 16,000 लोगों की डेथ हुई थी या मिसिंग थे वो सुनामी से। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी तरंगे क्या हैं, इन्हें ही बोला जाता है, देखिए सुनामी। दीर्घ सागरीय तरंगे, बड़ी सागरीय तरंगे होती हैं, है ना, और ये महागहन सागरों से ये तटों की ओर बढ़ती हैं। सेम वैसा ही है जैसे कि एक शांत तालाब जल है ना, तालाब पानी है, उसमें तालाब का पानी है, उसमें आप अगर पत्थर फेंकिए ना तो जो वेव्स उत्पन्न होती हैं उन्हें आप ऑब्जर्व करिए कि अगर बड़ा पत्थर फेंकेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी तरंगे उत्पन्न होंगी, है ना। फिलहाल उससे थोड़ा सा भिन्न है, हम समझते चलेंगे कि कैसे है ना। तो पोताश्रय तरंगे होती हैं, ये बहुत दीर्घ तरंगे होती हैं, ये इसका सिंपल सा अर्थ है, ठीक। आइए कारण में देखते हैं कि कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सुनामी आती है। कारण में देखेंगे तो 4 प्रमुख कारण हैं। चार प्रमुख कारण हैं सुनामी आने के। पहला है अंतः सागरीय भूकंप, दूसरा अंतः सागरीय ज्वालामुखी, तीसरा अंतः सागरीय भूस्खलन, और चौथा है कि समुद्र या महासागरों में उल्कापिंड का गिरना। ठीक है, जब हमने डिस्कस किया था कि यदि सागरीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का भूकंप आता है, किसी प्रकार का मतलब कुछ विशेष है, अभी हम समझेंगे उसको, कि भूकंप आएगा उसमें हलचल पैदा होगी और जो तरंगे हैं उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट होगा और डिस्टरबेंस क्रिएट के फलस्वरूप उन लहरों का निर्माण होगा जो तटों की ओर प्रवाहित होंगी, है ना। ये जो भूकंप है वो 2 उसमें फीचर्स होने चाहिए तभी अंतः सागरीय भूकंप आना चाहिए, सॉरी 2 प्रमुख फीचर्स होने चाहिए ताकि ये तरंगे उत्पन्न हो सके, है ना। इन तरंगों से अगर तटीय क्षेत्रों में कोई संरचना या बसावट नहीं होती तो कोई हानि नहीं होती इससे, लेकिन चूंकि तटीय क्षेत्रों तक हम लोग पहुंच गए हैं ना, वैसे तो ऐसा मुश्किल है कि बसाव ना हो, ह्यूमंस ना रहें, क्योंकि अर्थ भी लिमिटेड है। तो फिलहाल इससे जान हानि, मान हानि, वो जन हानि और काफी धन हानि भी होती है फिलहाल। तो जो अंतः सागरीय भूकंप हैं उनके 2 फीचर्स होंगे तभी सुनामी की उत्पत्ति हो सकती है। पहला, जो 7 के रिएक्टर, 7 परमाणु का जो रिएक्टर स्केल पर 7 परिमाण से ज्यादा का भूकंप आएगा ना, तभी सुनामी की उत्पत्ति होगी। 7 परिमाण से ज्यादा का भूकंप जब भी आएगा सागरों में तो सुनामी की उत्पत्ति होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसके अलावा दूसरा जो फैक्टर है वो है कि जो भूकंप हो उसका क्षैतिज संचरण नहीं बल्कि लंबवत संचरण होना चाहिए। लंबवत संचरण का तात्पर्य ये है कि इस इमेज को देखते हैं, मान लीजिए ये बेसिन है ना, ये बेसिन है और इसमें जल भरा है। ये बेसिन का मतलब ये महासागरीय बेसिन है, ठीक है, जल है, और ये तटीय क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र हुआ। जो भूकंप है, यदि भूकंप 2 तरह से आ सकता है, एक तो प्लेटों में ऐसे खिसकाव हो सकता है ना, ऐसे हलचल हो, या फिर हो सकता है कि कोई लंबवत संचरण, वर्टिकली अगर मूवमेंट होता है। मान लीजिए ये 2 प्लेटें हैं, है ना, दरार है यहाँ पर और दरार है, तो ये प्लेट थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसक जाए
है ना, और जब ये ऊपर की ओर खिसकेगा तो ये अपेक्षाकृत थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, दोनों हिस्सा, मतलब ये प्लेट जो ऊपर की ओर जा रही थी वो प्लेट यहां पर पहुंच गई और ये प्लेट अब ऊपर की ओर। ठीक है, ऐसे देखिए, इससे क्या है कि यहां पर कुछ गर्त का निर्माण होगा, है ना, ये देखिए यहां पर गर्त का निर्माण होगा क्योंकि स्थलखंड नीचे की ओर गया और एक स्थलखंड ऊपर की ओर गया, तो जो गर्त बनेगा उसमें जल भराव होगा, है ना। तटीय क्षेत्रों से आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि जब भी सुनामी आती है तो उससे पहले, कुछ समय पहले ही जो सागर तट के किनारे जो जल होता है, पानी होता है, वो अंतः क्षेत्रों की ओर वापस चला जाने लगता है। वो क्या होता है, वो इन्हीं गर्त को भरने लगता है पानी, क्योंकि स्पेस बना इस समुद्र में, और स्पेस बनेगा तो इसमें तुरंत जल भराव होगा, तटों का पानी तुरंत पीछे की ओर खिसकेगा और फिर से ही जैसे भूकंप आया तो ये जो नीचे का हिस्सा नीचे बना था टूट के, या फिर हो सकता है विस्थापन हुआ था ऊपर नीचे किसी भी प्रकार का, तो वो भूकंप क्या है, भूकंप का मतलब ऐसे हिलना। ठीक है, और जैसे ही ये हिला तो यहाँ पर जो स्पेस क्रिएट हुआ इसमें पानी भरेगा, और ये पानी कहाँ से आएगा, तटों से। ठीक है, तटों से पानी पीछे की ओर आएगा, वो इन गड्ढों को भरेगा, और ये चूंकि फिर से ऐसे ही फिर से स्थापित हो जाएगा अपनी जगह पर, क्योंकि भूकंप है, भूस्खलन तो है नहीं। तो इससे क्या होगा कि ये जैसे ही अपनी जगह पर आएगा तो ये जो गर्त का पानी है इसको फिर से उछाल देगा, और ये जहां पर भी उछालेगा वहां पर दीर्घ सागरीय तरंगों की उत्पत्ति होगी, और इसके फलस्वरूप, है ना, जैसे ये स्पेस क्रिएट हुआ तो यहां पर क्या, है ना, यहां पर ये मान लीजिए ये वो स्थान है, ये तरंगे जल का इसने ऊपर फेंका और यहां से धीरे 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 करके बड़ी सागरीय तरंगे बन सकती हैं। ठीक है, हो सकता है दोनों तरफ, है ना। यहां जैसे मैं इमेज बना रहा हूं ऐसे ही सागरीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। क्लियर है, समझिए इस बात को कि मैंने क्या बात कही थी, मैंने कहा था कि भूकंप का जो संचरण है या भूकंप जो आएगा वो लंबवत होना चाहिए, है ना, लंबवत होना चाहिए। लंबवत का मतलब ये हुआ, ये लंबवत विस्थापन हुआ, और जैसे ही असंतुलन की स्थिति आएगी वैसे ही ये जल को ऊपर की ओर फेंक देगा और फिर सागरीय तरंगों की उत्पत्ति होगी, है ना। और इसके अलावा भूकंप लंबवत होना चाहिए, और दूसरा 7 से अधिक परिमाण का भूकंप होना चाहिए, क्योंकि इतनी ऊर्जा हो कि इस जल को ऊपर की ओर या तरंगों की उत्पत्ति हो सके, इतनी ऊर्जा तो होनी चाहिए उस भूकंप में। इससे कम का भूकंप आएगा तो तरंगे जो है वो उत्पन्न नहीं हो पाएंगी, है ना। तो ये पहला फैक्टर है कि अंतः सागरीय भूकंप आएगा, है ना, अंतः सागरीय भूकंप। ठीक है, अंतः सागरीय भूकंप आना चाहिए, पहला फैक्टर, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, और अक्सर जो है महासागरीय क्षेत्रों में भूकंप आता रहता है, लेकिन परिमाण चूंकि बहुत कम रहता है, ज्यादा परिमाण का नहीं आता, उसमें ज्यादा ऊर्जा नहीं होती, तो उससे तरंगों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। यदि होती भी है तो वो समुद्रों तक ही सीमित रह जाती है। ये जो कारण है ना वो 2004 की सुनामी में था। 2004 की सुनामी में जो भारतीय प्लेट है, दो 2004 की जो सुनामी आई थी वो कहां पर आई थी, है ना, जो भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट जो है का प्रविष्टन वर्मी प्लेट, है ना, वर्मी प्लेट जो है वर्मी प्लेट के नीचे हुआ था। ठीक है, ठीक, तो ये जो है भारतीय प्लेट का
प्रविष्टन गर्मी प्लेट के नीचे हुआ था और इससे लगभग 4500 किलोमीटर में भूपटल का विरूपण हुआ था। विरूपण हुआ था, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं, चूंकि एक इमेज भी है। ये देखिए, ये 2004 का है। लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग जो है इसमें प्रभावित हुए थे। कुछ की डेथ हुई थी और कुछ तो मिसिंग है, पता ही नहीं चला वो कहाँ गए, है ना। डेथ उन्हीं को घोषित किया जाता है ना, डेथ उनकी ही होती है, मतलब घोषित किया जाता है जिनकी डेड बॉडीज मिल जाती हैं, ये तो मिसिंग होता है। तो ये देखिए यहाँ पर जावा सुमात्रा के पास में जो है, मतलब 2004 की जो सुनामी आई थी, है ना, उसमें हमने क्या डिस्कस किया कि सुमात्रा के पास जो भारतीय प्लेट है उसका बर्मी प्लेट के नीचे प्रविष्टन हुआ और प्रविष्टन के फलस्वरूप जो है, एक मैं आपको चलिए वो रहने दीजिए, है ना, बाद में देखेंगे। एक छोटा सा क्लिप है जिसमें आप और अच्छे से समझ सकते थे कि ये जो भूकंप है वो आया कैसे था, है ना। फिलहाल हुआ क्या कि मान लीजिए ये प्लेट है, ये बर्मी प्लेट और ये इंडियन प्लेट है। ये हल्की है, छोटी प्लेट है और ये भारी प्लेट है। इसके नीचे ऐसे प्रविष्टन हो रहा है और मान लीजिए कि कोई बाधा आई, है ना, अवरुद्ध उत्पन्न हुआ, बाधा आई रास्ते में कि ये जैसे मुड़ रहा था, ये ऊपर की ओर मुड़ रहा था और ये नीचे की ओर, मान लीजिए कुछ आया, अटक गया यहाँ पर और अटकने के बाद अचानक ये छूटा। जैसे ही छूटेगा उससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी और भूकंप उत्पन्न होगा, बहुत बड़े परिमाण का, ज्यादा परिमाण का। ऐसा ही कुछ हुआ था यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल देखिए तो लगभग 4500 किलोमीटर में जो है ना, ये जो विरूपण है, ये जो लंबवत संचरण हुआ था भूकंप की वजह से, ये 2004 की सुनामी में हुआ था, जिसकी वजह से लगभग 2 लाख लोग से ज्यादा प्रभावित हुए थे। उस समय बहुत अच्छा वार्निंग सिस्टम भी नहीं था, है ना, इंडियन ओशियन में खासतौर पर बहुत अच्छा वार्निंग सिस्टम भी नहीं था कि पहले से ही लोग तैयार होते और सुनामी आ रही तो तटों से अंदर की ओर चले जाते। ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि हम उसके बाद काफी हमारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने रिसर्च करके कुछ अच्छे सिस्टम तैयार किए, जो कि अब अर्ली वार्निंग सिस्टम दे देते हैं सुनामी का, और जब भी सुनामी आने की संभावना दिखती है तो तटों से लोगों को अंदर की ओर भेज दिया जाता है ना। यहां तक कि अगर 1 सेंटीमीटर भी कुछ बदलाव हो रहा है ना तो उसको भी वो लोग माप ले रहे हैं, और यही है अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो पहला कारण क्या था, अंतःसागरीय भूकंप है, और अंतःसागरीय भूकंप में 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 7 से अधिक का परिमाण होना चाहिए और दूसरा लंबवत संचरण होना चाहिए। ये बात ठीक है। तो 2004 में प्रविष्टन हुआ था कैसे, ये देखिए, मान लीजिए ये इंडियन प्लेट है ना। ये इंडियन प्लेट है, भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट है। इसका प्रविष्टन ऐसे हुआ, ठीक है। और ये चूंकि भारी प्लेट थी, यहां पर देखिए तो यहां पर वर्मी प्लेट है ना, बर्मी प्लेट है, ये हल्की थी, ठीक है। और ये चूंकि सागरीय क्षेत्र था, ठीक है, ये पूरा क्या है, ये धरातल के नीचे का हिस्सा है। धरातल के नीचे का मतलब क्या हुआ कि ये महासागरों वाला हिस्सा था, महाद्वीपों के नीचे था। और जब यहाँ पर लंबवत संचरण हुआ तो उसके फलस्वरूप यहाँ पर
अंतःसागरीय भूकंपों की उत्पत्ति हुई और जिसके फलस्वरूप दीर्घ सागरीय तरंगें भी बनी और तटीय क्षेत्रों में, यहां तक कि अफ्रीका तक को भी इसने हर्ट किया था, है ना। अभी हमने यहाँ पर देखिए, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहां समझ लेंगे तो वहां पर काफी आसानी होगी। देखिए ईपी सेंटर कहां पर था इसका, यहाँ पर सुमात्रा के पास, ठीक। श्रीलंका में लगभग 31,000 लोग प्रभावित हुए, इंडिया में लगभग 16,400, ये तो सरकारी आंकड़ा है ना, थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, लगभग 500 किलोमीटर, है ना। लगभग ये एरिया इतना अगर देखेंगे तो 500 किलोमीटर है, तो ये कितना, लगभग 4500 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। मालदीव में 100 लोग जो हैं आहत हुए थे। इधर मलेशिया में, मलेशिया की तरफ थोड़ा कम आया था। थाईलैंड में देखिए लगभग 5400 लोग प्रभावित हुए थे। इस हिसाब से अगर हम और भी आसपास देशों को देखेंगे तो लगभग 2,20,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए इससे, ठीक। ये है सुनामी का एरिया। अब आइए इसमें ये भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर क्या बताया जा रहा है आपको कि जो सुनामी है, जो तरंगे हैं, वो उनकी जल में जब वहां पर क्या है ना, जो चलिए पहले फैक्टर्स को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको देख लेते हैं। ये हम बाद में देखेंगे क्योंकि इमेज आ गई थी सामने तो मैं बताने लगा। दूसरा फैक्टर क्या है ना, 2004 की सुनामी के पीछे अंतःसागरीय भूकंप था। अब कारण में देखेंगे, कारण दूसरा अगर देखें तो ये क्या है, अंतः सागरीय ज्वालामुखी, अंतः सागरीय ज्वालामुखी। अगर अंतः सागरीय क्षेत्र में अगर ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होगी, ज्वालामुखी उद्गार होगा, तो उसके फलस्वरूप दीर्घ सागरीय तरंगों की भी उत्पत्ति होने की संभावना होगी, है ना। क्राकाटोआ मैं बता ही चुका हूं, क्राकाटोआ कहां पर है, इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। और क्राकाटोआ का 1883 में ज्वालामुखी यहां पर उद्गार हुआ और इससे दीर्घ सागरीय तरंगे उत्पन्न हुई थी, ठीक है, दीर्घ सागरीय तरंगे उत्पन्न हुई, ठीक है, ये बात रही। अब अंतःसागरीय ज्वालामुखी, ये अगर प्लेटों का अभिसरण हो रहा होगा तब होगा, ये वो अपसारी सीमांत होगा तो वहां पर होगा। तीसरा फैक्टर क्या है, वो है अंतः सागरीय भूस्खलन। अभी भूस्खलन तो हम अभी अगले 1-2 दिनों में हम भूस्खलन को और अच्छे से पढ़ेंगे कि भूस्खलन या लैंडस्लाइड कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो अगर अंतःसागरीय, अभी यहाँ पर इतना समझिए कि अंतःसागरीय क्षेत्रों में अगर किसी भी प्रकार की टूट फूट होगी तो वहां पर भी दीर्घ सागरीय तरंगों के उत्पन्न होने की संभावनाएं होंगी। इसके अलावा जो चौथा फैक्टर है वो उल्का पिंड का गिरना है ना, उल्का पिंड का टकराना, उल्का पिंड का टकराना। मान लीजिए वायुमंडल से आते हुए, जो वायुमंडल भारत पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से प्रवेश करते हुए अगर कोई उल्का पिंड किसी सागरीय क्षेत्रों में गिरेगा तो वहां पर दीर्घ सागरीय तरंगों की उत्पत्ति होगी, है ना, दीर्घ सागरीय तरंगों की उत्पत्ति होगी। तो ये 4 प्रमुख कारण है जिससे सुनामी की उत्पत्ति हो सकती है। अब सुनामी की कुछ सुनिश्चित पेटियां भी हो सकती हैं, जैसे कि वैसे तो सुनामी की कोई जगह नहीं है कि कहां से वो उत्पन्न हो सकता है, यह विशेष तौर पर विवर्तनिकी क्रिया पर जहां पर भी संपन्न हो रहा होगा वहां पर सुनामी आने की संभावना है, क्योंकि प्लेटों का अभिसरण या अपसरण जहां पर भी होगा वहां पर भूकंप और ज्वालामुखी संपन्न होगा, ज्वालामुखी क्रिया होगी और वहीं पर जो है ये सुनामी की उत्पत्ति हो सकती है ना, सुनामी। अब देखिए कि जब
सुनामी या लहरें अपनी शुरुआती स्थिति में होती है ना, जहां से उत्पन्न होती हैं, वहां पर इन तरंगों की जो लंबाई है वो लगभग 500 किलोमीटर की होती है, लगभग 500 किलोमीटर की होगी। अभी थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, पूरा सुनिएगा इस बात को, कि जैसे जैसे वो तटों की ओर बढ़ती हैं उनकी लंबाई कम होती जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे ही वो मतलब खुले सागर में रहेंगे और तटों की ओर जाएंगे तो उनकी लंबाई कम हो जाएगी, उनका आयाम बढ़ता जाएगा, सॉरी आयाम भी काफी घटता जाएगा, सॉरी बढ़ता जाएगा, यहाँ पर कंफ्यूज हो गया मैं। ये देखिए, ये है सागर का बीच का क्षेत्र, और जैसे ही ये तटों से आगे बढ़ेंगे इनके आयाम में बड़ा काफी ऊंचाई आएगी, आयाम इनका बढ़ जाएगा, और जब ये तटों के पास देखेंगे तो लगभग 40 मीटर का इनका आयाम हो जाता है, ठीक है। आयाम इनका काफी बढ़ता जाएगा। तो यहां पर इनकी स्पीड कितनी होगी, शुरुआत में अगर हम देखें तो शुरुआत में जो इनकी तरंगे हैं, है ना, उसकी लंबाई, तरंगों की लंबाई को किससे कहते हैं, लैम्डा से, है ना, कितना होगा, लगभग 500 किलोमीटर का, ठीक है, 500 किलोमीटर का। यहां पर जो इनकी स्पीड होगी, गति होगी, है ना, वेग कितना होगा इनका, लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और वही इनकी आयाम की बात करें तो आयाम इनका जो ए से डिनोट किया जाता है ना, कितना, लगभग 1 मीटर होगा। ये मैंने जो तीनों स्थिति बताई हैं ये गहरे सागर में होगा, गहरे सागर में बताया है मैंने, ये बात क्लियर है। तो गहरे सागर का मतलब हुआ जहां से सुनामी की उत्पत्ति हो रही होगी वहां पर उनकी स्थिति सुनामी की ये होगी, लगभग 500 किलोमीटर का एरिया होगा, ठीक है। गति जो है वो 600 किलोमीटर की होगी, और जो आयाम होगा वो 1 मीटर से भी कम होगा। लेकिन जैसे ही ये तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे इनके आयाम में देखिए, यहाँ पर 1 मीटर रहा, और एक टाइम आता है जब तट के पास पहुंचते हैं तो वहां पर 40 मीटर ऊंची दीर्घ सागरीय तरंगों की उत्पत्ति हो जाती है। यही बात इस इमेज में बताई जा रही थी। देखिए 200 किलोमीटर, जैसे देखिए इस इमेज को ऐसे देखिए, यहां पर ऐसे ये तरंगों की जो लंबाई है ना, ये तरंगों की जो लंबाई है, तरंगों की लंबाई कितनी ज्यादा है यहाँ पर, है ना, और आयाम भी इनका कम है। देखिए ये सिर्फ यहां से यहां, अगर ये कोई एक्सिस है तो इससे बस, लेकिन अगर देखें जैसे ही तटों के पास जाएंगे तो एक्सेस यहाँ पर देखिए, ए यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, आयाम यहाँ पर ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। इनकी डेप्थ जो है 7000 मीटर, यहाँ पर वेलोसिटी 950, जो वेव लेंथ है वो 300 किलोमीटर हो जा रही है, ठीक है। ये देखिए ऐसे ही होता है वो सुनामी, ठीक है। सुनामी स्लो डाउन बट ग्रो इन साइज एज दे कम अशोर, ठीक है। शोर की तरफ जैसे ही आएंगे वो स्लो डाउन तो हो जाते हैं, उनकी स्पीड तो काफी कम हो जाती है, लेकिन आयाम चूंकि ज्यादा होता है तो वो आयाम ज्यादा होने की वजह से वो सागरीय या तटों के अंदर भी आ जाते हैं, है ना। भू स्थलखंड के जो एरिया है वहां पर भी ये आ जाते हैं, है ना, जल भराव हो जाता है। फिर उसके बाद एक बात और याद रखिए कि जो सुनामी का जल है ना, वो जब तटों की ओर बढ़ता है तो उसके बाद ये फिर से वापस तटों की ओर ही आता है ना। हमने शुरू में बताया था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर लंबवत संचरण हुआ, भूकंप आया, लंबवत संचरण हुआ, तो उसके बाद ये जो जल है वो तटों से सागर से जो तट है उससे सागर की ओर थोड़ा सा पीछे हटेगा, और फिर उसके बाद ये और आयाम के साथ ये फिर से दूर तक जाएगा। इससे तटीय क्षेत्रों में जल भराव भी हो जाता है, काफी वेग ज्यादा होता है ना, आयाम ज्यादा हो चुका होता है। जब तरंगे टूटती हैं तो काफी अंदर तक जाती हैं, फिर वहां पर काफी तबाही मचाती हैं, ठीक है। तो ये है सुनामी का कुछ कॉन्सेप्ट
बहुत कठिन नहीं था, 2-4 ही फैक्टर थे। हालांकि अगर हम पेटी की बात करें कि कहां पर सुनामी ज्यादा आती है, तो सुनामी अक्सर प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में ज्यादातर आता है। प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों का मतलब परिप्रशांत पेटी के आसपास को जो क्षेत्र हैं वहां पर सुनामी ज्यादा ही आती है कंपैरिजन में। हालांकि सुनामी यदा कदा ही आने वाला एक आपदा है, लेकिन फिर भी इसके लिए बहुत तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि जब भी ये आती है, सुनामी आती है, लहरें उत्पन्न होती हैं, तो तटीय क्षेत्रों में बहुत तबाही मचाती है। और अगर इससे हम लोग पहले से ही परिचित नहीं रहे इस खतरे से, तो फिर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। याद होगा 2004 में 2 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी, प्रभावित हुए उससे, है ना। और जो धन हानि हुआ, जो फैक्ट्रीज, जो संसाधन, ये सब तबाह हुए, वो सब की बात ही नहीं है। ठीक है, तो हम इससे जितना पहले ही इसको रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसके लिए तैयार हुआ जा सकता है ना। हर आपदा को रोका नहीं जा सकता है, इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की जरूरत है ना। ये सुनामी। अब आइए हम लोग लिख लेते हैं जो हम लोगों ने, हम कल से कंटिन्यू अभी तक कई सारे सिद्धांत हैं, उन लोगों को लिखा, उसको लिखा नहीं है। जैसे कि लिखिएगा सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, हेडिंग डालिएगा सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस ने किया था। हैरी हेस ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने वर्ष 1961 में किया था, वर्ष 1961 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार महासागरीय क्रस्ट की चट्टानें, महासागरीय क्रस्ट की चट्टानें महाद्वीपीय क्रस्ट की चट्टानों की अपेक्षा नवीन हैं। महासागरीय क्रस्ट की चट्टानें किसी भी स्थान पर 200 मिलियन वर्ष से कम आयु की नहीं है, कम आयु की नहीं है। कम आयु की नहीं है, जबकि महाद्वीपीय क्रस्ट की कुछ चट्टानें 3200 मिलियन वर्ष पुरानी भी हैं, 3200 मिलियन वर्ष पुरानी भी हैं। महासागरीय कटकों के निकट पाए गए अवसादों के निक्षेपण की मोटाई भी काफी कम है। साथ ही कटक से दूरी बढ़ने के साथ अवसादों की मोटाई भी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, मध्य महासागरीय कटक केवल अटलांटिक महासागर में, मध्य महासागरीय कटक केवल अटलांटिक महासागर में ही नहीं बल्कि ये सभी महासागरों में अवस्थित हैं, बल्कि ये सभी महासागरों में अवस्थित हैं।
इस सिद्धांत में आगे बताया गया कि महासागरीय नितल गतिशील अवस्था में है और महासागरीय कटकों के शीर्ष पर निरंतर ज्वालामुखीय क्रियाओं का उद्गार हो रहा है, ज्वालामुखीय क्रिया का उद्गार हो रहा है, जिससे महासागरीय क्रस्ट का विखंडन भी होता है, महासागरीय क्रस्ट का विखंडन भी होता है और इस दरार को नीचे से निकलते लावा भरने का प्रयास करते हैं। यह निकलता लावा महासागरीय क्रस्ट को दोनों दिशाओं में गतिशील बनाता है, इस प्रकार महासागरीय नितल का प्रसार हो रहा है। लेकिन इस प्रकार दूसरे महासागरों का संकुचन नहीं होता, क्योंकि जिस दर से महासागरीय क्रस्ट संचरित हो रही है उसी दर से लावा का निक्षेप होने के कारण कटक के नीचे महासागरीय क्रस्ट का भी निर्माण हो रहा है, महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे महासागरीय क्रस्ट का क्षेपण होता है एवं इस क्षेपण के कारण महासागरीय गर्त का निर्माण होता है, गर्त में उच्च तापमान के कारण महासागरीय क्रस्ट पिघलकर नष्ट हो जाती है। इस प्रकार सागर का नितल एक कन्वेयर बेल्ट या संवहन पेटी की तरह व्यवहार करता है। अब लिखिएगा संवहन धाराएं है ना, कन्वेयर करंट। चूंकि प्लेटें गतिशील अवस्था में हैं, अतः ऐसा माना जाता है कि ऐसा लिखिएगा, ऐसा माना जाता है कि ठोस प्लेट के नीचे गतिमान तत्व मैग्मा वृत्ताकार रूप में गतिशील है और यह मैग्मा धरातल पर पहुंचकर अपसरित होता रहता है और ठंडा होकर अवतलित हो जाता है। यही चक्र निरंतर चलता रहता है और इसे संवहन धाराएं या संवहन प्रवाह कहते हैं। पृथ्वी के अंदर ताप की उत्पत्ति के दो प्रमुख कारण हैं। ताप की उत्पत्ति के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अवशिष्ट उष्मा
अवशिष्ट ऊष्मा। इस सिद्धांत को वर्ष 1930 में आर्थर होम्स ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत का उपयोग हैरी हेस ने अपने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत एवं मॉर्गन और विल्सन ने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में उपयोग किया है। अब लिखिएगा अगला हेडिंग भूकंप। अगला चैप्टर है जो है भूकंप। लिखिएगा भूकंप का तात्पर्य है पृथ्वी की ऊपरी सतह में कंपन की उत्पत्ति। भूकंप की कंपन की उत्पत्ति अर्थात पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जब स्थल खंड में किसी भी प्रकार का हलचल उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि भूकंप वह स्थान है जहां से तरंगों की उत्पत्ति होती है और इसी तरंगों की उत्पत्ति वाले स्थान को भूकंप का नाभिक कहते हैं। धरातल का वह स्थान जहां पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उस स्थान को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप का एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। गहराई के आधार पर भूकंप को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला छिछले भूकंप, दूसरा मध्यम भूकंप और तीसरा गहरे या पातालीय भूकंप। पहले में लिखिएगा गहराई वहीं पे सामने लिखिएगा। जो छिछला भूकंप है वो 0 से 50 या 70 किलोमीटर की गहराई पर आता है, तो 0 या 50 किलोमीटर की गहराई। दूसरा मध्यम वाला, इसके आगे लिखिएगा 70 से 250 किलोमीटर की गहराई, और गहन वाले में लिखिएगा 250 से 700। अब लिखिएगा भूकंप की तीव्रता। इसका तात्पर्य भूकंप के प्रभाव से है। हालांकि भूकंप की तीव्रता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकती है। भूकंप की तीव्रता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकती है। यह नाभिक की गहराई, अधिकेंद्र से दूरी और मानव जनित संरचनाओं पर निर्भर करता है। अब लिखिएगा भूकंप का मापन। तो भूकंप का मापन लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा रिक्टर स्केल और दूसरी तरफ लिखिएगा मर्केरी स्केल, है ना।
मर्केली स्केल। रिक्टर स्केल में लिखिएगा यह भूकंप की ऊर्जा को मापता है। मर्केली में लिखिएगा यह भूकंप के प्रभाव को मापता है। भूकंप के प्रभाव को मापता है। इसे परिमाण बोलते हैं, है ना, भूकंप की ऊर्जा को मापता है, इसे परिमाण बोला जाता है, इसे परिमाण बोला जाता है। रिक्टर में ही लिखिएगा यह 0 से 9 का स्केल है के मान, यह 0 से 9 के मान का स्केल है, जबकि मर्केली में लिखिएगा यह 1 से 12 मान का स्केल है। रिक्टर में लिखिएगा यह एक ओपन एंडेड है, यह खुला हुआ छोर है, खुला हुआ छोर का स्केल है, जबकि इसमें लिखिएगा मर्केली में यह बंद छोर का स्केल है, यह बंद छोर का स्केल है। रिक्टर में लिखिएगा इसमें वस्तुनिष्ठता होती है, इसमें वस्तुनिष्ठता होती है एवं अधिक वैज्ञानिक होता है, अधिक वैज्ञानिक होता है, इसलिए इसका वर्तमान में उपयोग अधिक होता है, वर्तमान में उपयोग अधिक होता है। जबकि मर्केली में लिखिएगा कि यह कम वैज्ञानिक है क्योंकि यह व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ है और इसका वर्तमान में उपयोग नगण्य किया जाता है, नहीं किया जाता है। रिक्टर स्केल लघुगणकीय स्केल है, लघुगणकीय स्केल है, लघुगणकीय स्केल है। स्केल पर जब भूकंप के मान में 1 की वृद्धि होती है तो ऊर्जा के मान में 32 गुना वृद्धि और आयाम में 10 गुना वृद्धि हो जाती है, 10 गुना वृद्धि हो जाती है। भूकंप, अब लिखिएगा ये दोनों पॉइंट खत्म हो गए, आगे नोट में लिखिएगा भूकंप का मापन, भूकंप के मापन को सिज्मोग्राफी कहते हैं, सिज्मोग्राफी कहते हैं, और जो स्केल हैं इन्हें सिज्मोग्राफ कहा जाता है, सिज्मोग्राफ, सिज्मोग्राफ कहा जाता है। अब लिखिएगा भूकंप के कारण, भूकंप के कारण लिखिएगा पहला पॉइंट लिखिएगा विवर्तनिकी कारण, विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी। दूसरा ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट विवर्तनिकी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, उल्का पिंड का गिरना, उल्का पिंड का गिरना, समस्थिति में असंतुलन, समस्थिति में असंतुलन, नाभिकीय विस्फोट, नाभिकीय विस्फोट, नाभिकीय विस्फोट और खानों का धंसना, खानों का धंसना, बांधों का टूटना, ये सब भी लिख सकते हैं, बांधों का टूटना। अब लिखिएगा विवर्तनिकी कारण, विवर्तनिकी क्रिया, विवर्तनिकी क्रिया। विश्व में अधिकांश भूकंप, विश्व में अधिकांश भूकंप विवर्तनिकी क्रिया के कारण ही आते हैं, विवर्तनिकी क्रिया के कारण ही आते हैं, कारण ही आते हैं। चूंकि भूकंप की अधिकांश पेटियां सीमांतीय क्षेत्रों में स्थित हैं जहां प्लेटों का अपसरण अथवा अभिसरण हो रहा है, इससे भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है।
अधिक ऊर्जा वाले भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, ऐसे लिखिएगा। अब लिखिएगा अगला ज्वालामुखी क्रिया। विस्फोटक ज्वालामुखी के उद्गार से विस्फोटक ज्वालामुखी के उद्गार से भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है। भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है। भूकंप ज्वालामुखी क्रिया के दौरान अथवा ज्वालामुखी क्रिया के उपरांत हो सकती है, वो उपरांत भी आ सकता है। हालांकि इसकी तीव्रता कम होती है, लेकिन 1883 में आए क्राकाटोआ उद्गार में विस्फोट अधिक होने के कारण, विस्फोट की तीव्रता अधिक होने के कारण भूकंप की उत्पत्ति हुई थी। भूकंप की उत्पत्ति हुई थी। अब लिखिएगा समस्थिति में असंतुलन। जब प्राकृतिक अथवा मानव जनित कारकों के कारण भू असंतुलन पैदा होता है तो उससे भी भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप उत्पन्न होता है। जैसे विशाल बांधों अथवा जलाशयों के टूटने से भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है। भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है। अब लिखिएगा अब अगर मान लीजिए कि नाभिकीय विस्फोट हो रहा है, तो नाभिकीय विस्फोट से तो आप जानते ही हैं कि अगर बहुत बड़ी मात्रा में वहां पे ऊर्जा उत्पन्न होगा तो चूंकि धरातल पर ही होगा विस्फोट, और धरातल पर होगा तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी और भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होगी, है ना। खान का धंसना अगर बड़ी मात्रा, ये तो मैं समझा चुका हूं, लिख लेते हैं पहले आगे जल्दी से। विश्व का भूकंप का विश्व में वितरण लिखिएगा। विश्व में भूकंप की कुछ सुनिश्चित पेटियां हैं जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत द्वारा समझा जा सकता है। अर्थात ये पेटियां सीमांत क्षेत्रों में, जहां पे सीमांत क्षेत्रों में ब्रैकेट में अपसारी सीमांत, अभिसारी सीमांत और संरक्षित सीमांत तीनों को लिखिएगा। सीमांत प्लेट भी इस भूकंप की जो सुनिश्चित पेटियां हैं उन्हें निम्नलिखित 3 पेटियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला परिप्रशांत पेटी, दूसरा मध्य महासागरीय कटक पेटी और तीसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी लिखिएगा। परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी। परिप्रशांत पेटी भूकंप की सबसे लंबी पेटी है। भूकंप की सबसे लंबी पेटी है। यह न्यूजीलैंड के निकट से प्रारंभ होकर पापुआ न्यूगिनी, जापान, क्यूराइल कमचटका, उत्तरी अमेरिका लिखिएगा ब्रैकेट में रॉकी पर्वत, आगे कॉमा लगाकर दक्षिणी अमेरिका ब्रैकेट में एंडीज से होते हुए यह अंटार्कटिका तक फैली है। विश्व के 2/3 से अधिक भूकंप इसी पेटी में आते हैं।
इसी पेटी में आते हैं। यहाँ प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, यहाँ प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, जहां प्लेटों के टकराने एवं घर्षण से, जहां प्लेटों के टकराने एवं घर्षण से बड़ी मात्रा या विनाशकारी भूकंपों की उत्पत्ति होती है, भूकंपों की उत्पत्ति होती है। अब लिखिएगा मध्य महासागरीय कटक पेटी, मध्य महासागरीय कटक पेटी। यह पेटी महासागरों के मध्य में स्थित दरार अथवा भ्रंश हैं, दरार अथवा भ्रंश हैं। यह लगभग सभी महासागरों में उपस्थित हैं। लगभग सभी महासागरों में उत्पत्ति होती है। इस पेटी में प्लेटों का अपसरण, प्लेटों के अपसरण के कारण दरार के कारण दरार के कारण दरार के कारण दरार एवं भ्रंश का निर्माण होता है, के कारण दरार एवं भ्रंश का निर्माण होता है तथा ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है, ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है। अगला लिखिएगा मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह पेटी महाद्वीपों के सीमांतीय क्षेत्रों में स्थित है। यह पेटी जिब्राल्टर स्ट्रेट से प्रारंभ होकर हिमालय, अंडमान निकोबार, जावा, सुमात्रा से होते हुए पापुआ न्यू गिनी के निकट परिप्रशांत पेटी से जाकर मिल जाती है, परिप्रशांत पेटी से जाकर मिल जाती है। यहां प्लेटों के अभिसरण के कारण अधिक परिमाण वाले भूकंपों की उत्पत्ति होती है, जो कि अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, जो कि अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त या फिर उपरोक्त पेटियों के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जहां पे भूकंपों की उत्पत्ति होती है। ये सीमांतीय क्षेत्रों से दूर स्थित है, सीमांतीय क्षेत्रों से दूर स्थित है, सीमांतीय क्षेत्रों से दूर स्थित है। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी चीन, पूर्वी अफ्रीका आदि, पूर्वी अफ्रीका आदि। तो चलिए फिर आगे की जो नोट्स, आगे का जो नोट्स है वो हम अगली क्लास में करेंगे, है ना। जैसे कि ज्वालामुखी और सुनामी। चलिए, थैंक यू क्लास।